हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फेज ऑफ टीचिंग को देखा था और समझा था। फेज ऑफ टीचिंग मतलब टोटल टीचिंग के कितने फेजेस होते हैं उनको हमने देखा था। आज की क्लास में हम लोग लेवल ऑफ टीचिंग देखेंगे, यानी शिक्षण के स्तर की बात करने वाले हैं। हमें देखेंगे कि शिक्षण का कितने लेवल्स होते हैं और हम उन लेवल्स को कैसे एक के बाद एक क्रॉस करते हुए हम अगली कक्षाओं में चलते चले जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग की। और लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 3 लेवल्स है टीचिंग। अगर हमसे कोई पूछे कि टीचिंग की कितनी लेवल है तो हम कह सकते हैं टीचिंग की 3 लेवल्स है। पहला मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग या स्मृति स्तर शिक्षण, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग या समझ स्तर शिक्षण, या इसको हम अवबोध स्तर शिक्षण भी कहते हैं। हिंदी वाले सुन लेंगे, अवबोध स्तर भी इसी को कहते हैं, समझ स्तर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग कहते हैं चिंतन स्तर शिक्षण। तो आपने क्या देखा, टीचिंग या लर्निंग की कितनी लेवल हो गई? 3 लेवल हो गए टीचिंग के। पहला हो गया मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर शिक्षण, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग या अवबोध स्तर शिक्षण, और तीसरा हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग या चिंतन स्तर शिक्षण। तो आज की क्लास में हम लोग स्मृति स्तर शिक्षण को बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जो लेवल का डिवीजन है बेटा, इस डिवीजन के बारे में थोड़ी सी बात हम कर चुके हैं। जब हम लोग टीचिंग को डिफाइन कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में, तो हमने ऑटोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम और लाइजेस्ट फेयर सिस्टम हमने बताया। तो जो उस सिस्टम में जो कुछ भी होता है उस सिस्टम को हम चाहें तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के रेस्पेक्ट में समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं कि मेमोरी लेवल टीचिंग में एज ए टीचर हम बच्चों से कैसे ट्रीट करते हैं, हमको कौन कौन से काम करने होंगे जिससे बच्चों की इसके स्मृति स्तर पूरा हो जाए और उनको याद हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम टोटल 4 पॉइंट्स की बात करेंगे। जब भी हम किसी मॉडल, किसी टीचिंग सिस्टम या किसी टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो हम 4 पिलर्स की बात करते हैं। जो पहला पिलर है उसे कहते हैं फोकस, सेकंड पिलर को कहते हैं सिंटैक्स, थर्ड पिलर को कहते हैं सोशल सिस्टम और फोर्थ पिलर को कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। अगर हिंदी में बात करें तो पहला पिलर क्या है? उद्देश्य, दूसरा पिलर संरचना, तीसरा पिलर सामाजिक प्रणाली और चौथा पिलर होता है मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करा दे। फोकस या उद्देश्य, दूसरा सिंटैक्स या संरचना, तीसरा सोशल सिस्टम या सामाजिक प्रणाली और चौथा सपोर्ट सिस्टम या मूल्यांकन प्रणाली। इन 4 पिलर में ही हम काम करते हैं, इन चारों पे ही चर्चा करते हैं जब भी हम किसी भी टीचिंग मेथड, किसी भी टीचिंग लेवल या हम किसी भी टीचिंग मॉडल की जब बात करेंगे बेटा, इन्हीं चारों के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। तो मेमोरी लेवल टीचिंग है क्या, पहले जानो। ठीक है, मेमोरी का मतलब समझ रहे हैं? मेमोराइज करना, रटना। ठीक है, संज्ञान प्राप्त करना, किसी चीज को की संज्ञान का मतलब उसकी जानकारी प्राप्त करना, किसी चीज को रट लेना, किसी के लिए अपने मन में कुछ अपने लिए कुछ हम थॉट्स डेवलप कर लें। ठीक है, इसे कहते हैं मेमोरी या मेमोराइज करने को हम इस तरह से कहते हैं। या एक तरह से कह सकते हैं कि तथ्यों और जानकारी, जो जानकारी है, जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, अपने माइंड में उनको हम स्थान देते हैं, अपनी जगह में, अपने दिमाग में उसको हम स्थान देने का काम करते हैं।
छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर हम LKG 1 2 3 क्लास में चले जाएं, जब हमें अल्फाबेट सिखाए जाते हैं तो अपने दिमाग में चीज बैठा लेते हैं, क ऐसे लिखा जाता है, क का सिंबल ऐसे होता है, ए का सिंबल ऐसे होता है, 1 का सिंबल ये होता है, इसे 2 कहते हैं, 2 का मतलब होता है 2 एप्पल। आपने देखा भी होगा किताबों में एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाता है, 2 मतलब 2 एप्पल, 3 मतलब 3 एप्पल, 4 मीन्स 4 एप्पल। यानी वो चीजें, वो बात, उन बातों को दिमाग में फिट करना या फैक्ट्स को दिमाग में फिट करना या माइंड द्वारा उसे मेमोराइज करना, उसे याद करना और जरूरत पड़ने पर उसे रिकॉल करना। यहाँ दो चीजें होती, मेमोराइज एंड रिकॉल। चीजों को दिमाग में याद रखना और दोबारा जरूरत पड़ने पर उसका प्रत्यय स्मरण हो जाना। प्रत्यय स्मरण का मतलब हमें वो चीज याद आ जाए। जैसे अगर हमने ABCD अगर हमने सीख लिया है और अगर हमें लिखना है दिस इज बॉय, हमें याद आ जाएगा टी की डिजाइन कैसे होती है, H की डिजाइन कैसे होती है, I की डिजाइन कैसे होती है, S की डिजाइन कैसे होती है, A की डिजाइन कैसे होती है, BOY में B और O और Y की डिजाइन कैसे होती है। अगर हम ये सिंबल्स हमें याद आ जाए तो हम आराम से दिस इज अ बॉय लिख लेंगे। कई बार आपने देखा भी होगा जब हम इस तरह से चीजें बच्चों को लिखवाते हैं तो D की जगह वो अक्सर D लिख देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि D और B लगभग एक ही जैसा देखने में लगता है, केवल एक दूसरे का वो मिरर इमेज होता है, इसलिए कभी कभी ऐसी गड़बड़ी हो जाती है छोटे बच्चों से। तो मेमोरी लेवल में क्या हो गया? मेमोरी लेवल शिक्षण में हम उन चीजों का ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं जो जो क्या करता है, जो चीजों की समझ स्थापित करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि लर्निंग का फाउंडेशन स्टेज होता है। क्योंकि अगर अल्फाबेट्स हम याद नहीं किए तो हमको लिखना नहीं आएगा, हमको पढ़ना नहीं आएगा। अगर हमने टेबल्स याद नहीं किए हमें मैथमेटिक्स नहीं आएगी। यानी एक तरह से समझ लो कोर या फाउंडेशन का ये सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें 3 तरह की लर्निंग, गेने का लर्निंग सिस्टम आपको सिलेबस में नहीं है, अगर होता तो आप देखते कि लर्निंग के टोटल 8 स्टेजेस होते हैं, 1 2 3 4 6 जैसे स्टेयर पे चढ़ के हम अपने छत पे चले जाते हैं, वैसे ही 8 सीढ़ियां हैं। इन 8 सीढ़ियों को पूरा करके विद्यार्थी पूरा अधिगम कर पाता है। ये गेने का अधिगम सिद्धांत है। अगर आप चाहो तो नेटवेट से आप गेने की लर्निंग सिस्टम को या लर्निंग थ्योरी को आप पढ़ सकते हो। या गेने की लर्निंग थ्योरी का 3 पार्ट यूज होता है। कौन कौन सा? सिग्नल लर्निंग, इसको कहते हैं हिंदी में संकेत अधिगम। दूसरा चेन लर्निंग, चेन लर्निंग का मतलब होता है श्रृंखला अधिगम। और स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग का मतलब क्रिया के कारण या किसी उत्तेजना के कारण अगर हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो उसको हम करते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। देखिए किसी ने मुझे पूछा 2 2 जा अंदर से निकल गया 4, मतलब ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स। हमें स्टिमुलस मिला कि 2 का टेबल में हम देखें कि दूसरे नंबर पे क्या आता है। हमने पूछा 2 2 जा तो आपने कह दिया 4, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है ना। तो गेने के 3 अधिगम सिस्टम यहाँ पे काम करते हैं। सिग्नल लर्निंग या संकेतों को याद करना। श्रृंखला अधिगम का मतलब क्या हुआ? श्रृंखला का मतलब होता है कि हमको चेन में ही चीजें याद होती है। कई बार अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चे अगर टेबल भूल जाते हैं तो शुरू से फिर से बोलना शुरू करते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तब उनको याद आता है कि 3 4 जा 12 होता है। अगर ऐसे 3 4 जा 12 उनको नहीं याद आ रहा है तो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि लर्निंग की एक चेन बनती है माइंड में, अगर एक धागा टूट गया तो अगला नहीं याद आता। ऐसे कभी आपने देखा होगा जब आप श्लोक पढ़ते हैं या जब पूजा करते हैं तो अगर आपने मंत्र को या अपने जो भी आप अपने वर्शिप में पूजा में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं अगर उनको एक निश्चित लय में अगर आप बोलते चले जा रहे हैं तब तो आपको याद पड़ता है और अगली लाइन भी आप बोल लेते हैं। लेकिन अगर कोई इसमें डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होता है, आप बीच में भूल जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप फिर से शुरू से उसको बोलना शुरू करते हैं। यही है चेन लर्निंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, है ना। ये तीनों लर्निंग मिल के मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। यानी टीचर यहाँ क्या करता है, टीचर यहाँ पे संकेत अधिगम कराता है, यानी संकेतों की जानकारी देता है। संकेतों की जानकारी का मतलब हम अल्फाबेट सिखा लें, हम टेबल सिखा लें, हम कोई फार्मूला याद करा लें, कोई कोई जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला याद करा लें, कोई चित्र याद करा लें, कोई पिक्चर याद करा लें, सिग्नल लर्निंग। चेन लर्निंग क्या हुआ?
चेन लर्निंग हुआ कि एक के बाद दूसरा अपने आप याद आ जाना, यानी इतना ज्यादा अभ्यास हम उसका कर ले कि एक से जुड़ी हुई दूसरी चीज अपने आप याद आ जाए, उसको कहते हैं हम चेन लर्निंग। और स्टिमुलस रिस्पांस को क्या कहते हैं? स्टिमुलस रिस्पांस का मतलब होता है किसी विशेष परिस्थिति में कोई विशेष चीजें तुरंत याद आ जाए, रिकॉल हो जाना, इंस्टेंट रिकॉलिंग अगर हो जाए हमें, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स। ठीक है, ये तीन तरह की लर्निंग मिलकर मेमोरी लर्निंग को स्टार्ट करती है। मेमोरी लर्निंग क्या है? मेमोरी लर्निंग की फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें कि बच्चा क्या करता है? बच्चा दो काम करता है, रटता है, नोट करा, मेमोराइज किया, उसको याद किया, और जरूरत पड़ने पर उसको रिकॉल कर लिया, उसका प्रत्याय स्मरण हो गया। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं, ये समझ लो कि वहां पे मेमोरी लेवल टीचिंग चल रही है। ठीक है, और मेमोरी लेवल टीचिंग के लिए एज ए टीचर हमें क्या काम करना चाहिए? तो मेमोरी लेवल टीचिंग है जो है, बेटा हार्वर्ड एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने 5 स्टेप्स दिए थे, उसको हिंदी में हार्वर्ड की पंचपदी कहते हैं, है ना? तो उन्हीं के 5 स्टेप्स में से हम यहाँ को हम यूज करते हैं यहाँ पे, उसको हम कहते हैं हार्वर्ड का स्मृति स्तर शिक्षण। क्यों? क्योंकि स्मृति स्तर शिक्षण की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने किसने दिया था इसको? हार्वर्ड ने दिया। हार्वर्ड ने बताया था कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए मेमोरी लेवल टीचिंग। ये बातें बाद में नीचे अभी आएंगी। अब ये हार्वर्ड के इस पंचपदी को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वही 4 पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। हमने बताया था ना, जब भी हम किसी मॉडल, किसी सिस्टम को जब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो हम फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम के द्वारा ही उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी में क्या बताया था? फोकस को क्या बताया था? उद्देश्य। ठीक है, सिंटैक्स को हमने क्या बताया था? संरचना। सोशल सिस्टम को हमने क्या बताया था? सामाजिक प्रणाली। और सपोर्ट सिस्टम को हमने क्या बताया था? मूल्यांकन प्रणाली। इन 4 चीजों के आधार पर ही हम मेमोरी लेवल टीचिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोकस। फोकस हम कहाँ करते हैं? हम फोकस कहाँ करते हैं? जैसे मान लो अभी हमें घूमने जाना हो कहीं, तो हम फोकस कहाँ पे करेंगे? हम फोकस करेंगे कि हम घूमने जाएं तो कहाँ घूमने जाएं, देखिए, कैसे घूमने जाएं, घूमने जाएंगे तो कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सारी बात। यानी घूमने का जो उद्देश्य, यानी फोकस का मतलब क्या हो गया? उद्देश्य से मतलब है, यानी ऑब्जेक्टिव से मतलब है। हम मेमोरी लेवल की ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं, उसी को कहते हैं फोकस पॉइंट या ध्यान देने योग्य बिंदु, है ना? तो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य या फोकस एक ही चीज है। यहाँ पे क्या करेंगे? फोकस पॉइंट्स हम देखेंगे, बच्चों के किन किन चीजों को पर हमें ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है? ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट, यानी मानसिक पहलुओं का प्रशिक्षण देना, है ना? उनको मेंटली ट्रीट करना है, उनको उठना सिखाना है, बैठना सिखाना है, लिखना सिखाना है, शब्दों को याद करवाना है। ठीक है, तो ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट्स, उनको मानसिक प्रशिक्षण देना होगा। दूसरा इसका फोकस पॉइंट क्या होगा? प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड फैक्ट्स। यहाँ पे क्या कराएंगे? तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कराएंगे, तथ्य सिखाएंगे, फैक्ट्स सिखाएंगे। हम सिखाएंगे कि 2 2 4 होता है, 6 नहीं हो सकता। हम सिखाएंगे कि एक अल्फाबेट्स में ABCD ऐसे लिखते हैं, गिनती ऐसे लिखते हैं, इस चीज का फार्मूला ये होता है। ठीक है, वहां पे कोई आर्गू का स्थान नहीं होगा। हम क्या करेंगे? बच्चों को जानकारी देंगे, फैक्ट्स बताएंगे, उनको हम ज्ञान देंगे। तीसरा क्या है? रिटेनिंग द लर्न्ड फैक्ट, सीखे हुए तथ्यों को पुनः प्राप्त करना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो चीजें हम बच्चों को सिखा दें, बच्चों को हमने बता दिया कि क ऐसे लिखा जाता है, तो दोबारा जब कल लिखवाएं तो बच्चा फिर से लिखे, यानी सीखे हुए तथ्यों को पूरा प्राप्त करना। इसके लिए क्या करते हैं? बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे वो चीजें उनको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चौथा पार्ट होता है इसका, इसको कहते हैं बेटा रिकॉलिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द लर्न फैक्ट, यानी याद किए हुए चीजों को पुनः स्मरित कराना, यानी उन्हें पुनः प्रस्तुत करना, उन्हें अगली जगह इस्तेमाल करने पे जोर देना। ठीक है, और ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है? नॉलेज को बच्चे के दिमाग में ठूसने का काम करती है, क्रैमिंग करने का काम करती है। क्रैमिंग का मतलब
उनके दिमाग में चीजों को फिट करने का काम करते हैं, है ना। तो जो एक्चुअल जो प्राइमरी लेवल टीचिंग, जो प्राइमरी लेवल की जो टीचिंग होती है वो मेमोरी लेवल टीचिंग की होती है ना। तो जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं उनको जनरली हम इन्हीं, उनको पढ़ाते समय हम इन्हीं 4-5 चीजों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम उनके माइंड में क्या करते हैं, नई नई जानकारियों को ठूस ठूस के उनके माइंड में फिक्स कर देते हैं, है ना। उनको मेंटल ट्रेनिंग देते हैं, उनके फैक्ट्स की जानकारी कराते हैं, फिर वो फैक्ट्स उनके दिमाग में रहे बना, इसके लिए प्रयास करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि सही अवसर या सही समय पर वे सारे फैक्ट्स उनको रिकॉल भी हो जाए। ये फोकस पॉइंट्स है, ये 4 हमारे उद्देश्य होते हैं, 5। उन उद्देश्यों को लेकर हम मेमोरी लेवल टीचिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग। ठीक है, अब बात आती है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है पढ़ाते समय या बच्चों को पढ़ाते समय हमें कौन कौन से काम करने हैं। मैंने कुछ देर बताया था ना, हार्वर्ड ने क्या दिया था, 5 स्टेप अपने लिए थे, या हार्वर्ड की पंचपदी। पंचपदी का मतलब हार्वर्ड ने बताया कि एज ए टीचर हमें क्लास में 5 काम करने चाहिए। ठीक है, तो 5 काम क्या है। पहला काम है तैयारी या प्रिपरेशन। दूसरा काम है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। तीसरा काम है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना एवं संबंध। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुलना एवं संबंध। और चौथा है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। और 5वां है अनुप्रयोग। ठीक है, ये 5 वर्क है या 5 ये स्टेप है जिन्हें टीचर को पर डे क्लास में करना पड़ता है अगर वो मेमोरी लेवल टीचिंग करा रहा है। मेमोरी लेवल टीचिंग का मतलब क्लास में कुछ ऐसी चीजें पढ़ा रहा है जिसे समझाना नहीं है, जिसे बच्चों को याद करा देना। जैसे अगर हम हायर क्लास में बात करें तो हायर क्लास में भी हम मेमोरी लेवल टीचिंग यूज करते हैं जब हम किसी फार्मूले की बात करते हैं, जब किसी डायग्राम की बात करते हैं, जब किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहां पर हम मेमोरी लेवल टीचिंग का ही काम करते हैं। लेकिन जब प्राइमरी लेवल की क्लास में पढ़ाते हैं, जब हम 1, 2, 3, 4 में पढ़ाते हैं, जब LKG UKG में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम पार्ट वहाँ बच्चों को याद कराने का ही होता है। वहाँ लगभग 90% तक हम मेमोरी लेवल टीचिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम सिंटेक्स में ये 5 पार्ट को देखेंगे कि इन 5 कामों को हम कैसे क्लास में करते हैं। तो पहला पार्ट मैंने क्या बताया, तैयारी। ठीक है, तैयारी में हम क्या करेंगे, तैयारी में हम 3, 4, 5 काम करते हैं। क्या क्या करते हैं तैयारी में, सबसे पहले हम ये देखते हैं आज हमें क्या पढ़ाना है। हमें जो पढ़ाना है उसके रिगार्डिंग बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, वो बच्चे इस टॉपिक से रिलेटेड। मान लो अगर हमें बच्चों को, अगर हमें आज क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले से क्या जानते हैं, है ना। या अगर हम बच्चों को, अगर मान लो आज टेबल पढ़ाने जा रहे हैं, हमको एक तो सोचना पड़ेगा कि बच्चे क्लास में पहले से क्या जानते हैं। क्या पहले जो गिनती लिखना जानते हैं क्या, अगर वो गिनती लिखना जानते होंगे तभी हम उनको टेबल हम उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमें उनके पूर्व ज्ञान को देखना पड़ता है, बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है। दूसरा देखना पड़ता है कि बच्चे जिन्हें हम पढ़ाने वाले हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी IQ लेवल क्या है। ठीक है, किस किस प्रकार के बच्चे हमारे क्लास में बैठने वाले हैं और उनकी संख्या लगभग क्या है। फिर हम सोचते हैं कि जो चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे उस पाठ को पढ़ाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा उद्देश्य हमने क्या सोचा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने टेबल पढ़ाना शुरू किया, हमने उद्देश्य बना लिया कि आज हम क्लास में 2 का टेबल सिखा लेंगे। इन टेबल्स को बच्चों को हम याद भी करवा लेंगे, इन टेबल्स को हम बच्चों को रिकॉल भी करवा लेंगे, इन टेबल्स को हम बच्चों को कॉपी पे भी लिखवा लेंगे। तो हम इस तरह से कुछ उद्देश्य सोचते हैं। हम ये देखते हैं कि लर्नर किन किन चीजों को करने में एबल हो जाता है। जैसे आपने फर्स्ट थ्री क्लासेस में आपने जो जब ग्रुप टेक्सोनॉमी पढ़ी थी तो वहाँ एक लिखने का तरीका आया था, लर्नर इज एबल टू रिकॉल टेबल ऑफ 2। हमने बना लिया उद्देश्य, जो हमारा लर्नर है, जो छात्र है,
वो समर्थ हो जाएगा। किसमें? दो के पहाड़ा को प्रत्यय स्मरित करने में समर्थ हो जाएगा। ऐसे ही हम उद्देश्य बना लेते हैं। ठीक है, जब उद्देश्य हम बना लेते हैं तो हमारी तैयारी पूरी हो जाती है। अब जब क्लास में हम पढ़ाने जाएं तो हमें ब्लैक बोर्ड पे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ता है या स्टेटमेंट ऑफ एम लिखना पड़ता है, या उसको हम उद्देश्य कथन भी कहते हैं। हमें लिखना पड़ता है कि आज हम कौन सी चीज आपको पढ़ाने वाले हैं, उसका विषय लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं। ये सब उद्देश्य कथन में आता है कि आज हमारा पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। दो का टेबल पढ़ाने वाले, आज हम अल्फाबेट्स पढ़ाने वाले, आज हम एलसीएम पढ़ाने वाले, आज हम वाटर के बारे में पढ़ाने वाले। हम जो कुछ भी पढ़ाने वाले हैं उसका जो टॉपिक होता है उसी टॉपिक को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कथन कहते हैं। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हुआ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद आता है सेकेंड पार्ट, आता है बेटा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। हमें जो कुछ भी सिखाना है उसकी सूचना हमें बच्चों तक पहुंचानी। ठीक है, तो बच्चों तक हम कैसे सूचना पहुंचाते हैं? शिक्षण विधियों से, जो टीचिंग मेथड्स हमको पता है, जो हमें हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजी हमने बनाई, जो टीचिंग के मैगजीन हमको सिखाए गए, उन सबके आधार पे हमें निश्चित कर लेते हैं कि हमें जो बच्चों तक सूचना पहुंचानी है, जो बच्चों तक हमें नॉलेज देना है, जो बच्चों तक हमें ज्ञान देना है, उस ज्ञान को हम किस विधि किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाएं। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट। ठीक है ना? तो प्रेजेंटेशन में क्या आया? प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं? जो नॉलेज हमारी तरफ है उस नॉलेज को हम बच्चे की तरफ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ certain maxims, teaching methods and teaching strategies। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट हो जाता है जिसमें हम क्या करते हैं? विधियों, अवयवों और सूत्रों के माध्यम से अपना नॉलेज ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों को। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट आता है बेटा, यहाँ पे आता है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना और संबंध। तुलना और संबंध क्या है? जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर हमारे पास लर्निंग की चेन नहीं बनती तो हमें चीजें समझ नहीं आती, हम चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो तुलना और संबंध में क्या होता है? जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं, जब बच्चों को हम कुछ पढ़ाते हैं, जो आज हमने नॉलेज दिया, बच्चे क्या करेंगे? उसे अपने प्रीवियस नॉलेज से लिंक करने की कोशिश करेंगे। जब उसको लिंक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लर्निंग उनकी चेन लर्निंग में चली जाएगी। जैसे उन्होंने याद कर लिया, क के बाद ख आता है, ख के बाद क आता है, सी के बाद डी आता है, तो क्या हो गया? उन्होंने माइंड में एक चेन बना ली। ठीक है, उनको अगर आपने टू लिखना सिखा दिया तो माइंड में हो गया टू का ये सिंबल है, टू का मतलब होता है कोई दो वस्तु। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो वस्तुओं से, टू एप्पल्स से, टू टॉफीज से, टू बॉल से उन्होंने क्या कर लिया? एसोसिएट कर लिया। वस्तु और संकेतों में आपने जो पढ़ाया उससे वो एसोसिएट कर लिया। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट को पूरा करने के टीचर क्या करता है? टीचर पढ़ाते पढ़ाते प्रीवियस नॉलेज को करेंट नॉलेज से लिंक करने की कोशिश करता है। उसने जो कल पढ़ाया था उससे आज की पढ़ाई को जोड़ने का प्रयास करता है। बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उनकी समझ को बढ़ाता है, एक ही बात को कई तरह से, कई पहलुओं से उनके सामने रखने का प्रयास करता है। उससे क्या होता है? उससे बच्चे आपने जो सूचनाएं उनको दी है उन सूचनाओं को आपस में वो लिंक कर लेते हैं, आपस में वो जोड़ लेते हैं, उनमें संबंध स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, संबंध स्थापित करके वो सीख जाते हैं कि इसका मतलब ये होता है। वो सीख जाते हैं कि क से कौवा भी होगा, क से कोयल भी होगा, क से कमल भी होगा, ठीक है, क से कलम भी होगा। इसको इसे कहते हैं एसोसिएशन, यानी एक अक्षर, एक बिंदु या एक बात या किसी एक तथ्य को दूसरे तथ्य से कोरिलेट करना, उससे जोड़ लेना, जोड़ के अपने माइंड में उसको फिक्स कर लेना या उसको एसोसिएटेड कर लेना माइंड में, ये हम कंपैरिजन और
एसोसिएशन का पार्ट होता है। ठीक है, ये हार्वर्ड का थर्ड स्टेप हुआ, इसमें हम कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। ठीक है, अब जिसका जो अगला पार्ट है इसका बेटा, उसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। ठीक है ना, जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब, सामान्यीकरण का मतलब होता है जिस चीज को हमने सिखाया है उसका सही सही ज्ञान बच्चों तक पहुंचे। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक उदाहरण दिया था कि छोटे बच्चे दो कभी खेलने फील्ड में मिलते हैं और एक ने कहा देखो कैसे कौवा उड़ रहा है, दूसरे ने कहा नहीं तुमको नहीं आता, कैसे कौवा नहीं होता, कैसे तो कबूतर होता है, कबूतर यहाँ कहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने अभी क को जनरलाइज नहीं किया। लेकिन जैसे 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 उनके लिए क की समझ बढ़ती जाती है तो समझ जाते हैं क का मतलब होता है क से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द क का मतलब हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है चीजों की समझ अच्छे से हो जाना। हमने जो कुछ भी सिखाया है उसकी समझ अगर अच्छे से हो गया, यानी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को अगर हम दूसरे परिस्थिति में भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन। अगर हमें 1 2 3 दिखा दिया गया, अगर किसी पेड़ पे 2 चिड़िया बैठी है तो हमारा बच्चा गिन लेता है देखो 2 चिड़िया पेड़ पे बैठी है, तो 2 चिड़िया पेड़ पे और आ गई, अब कुल 4 चिड़िया पेड़ पे हो गई, तो इसका मतलब हो गया वो 1 2 3 4 जो भी आपने सिखाया था उसको जनरलाइज करना सीख। ठीक है ना, जनरलाइज का मतलब क्या होता है? जनरलाइज का मतलब होता है उस चीज का पूरा पूरा ज्ञान हो जाए। अब जो उसका फिफ्थ स्टेप है बेटा उसे कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो हार्वर्ड का जो पंचपदी है उसका अंतिम चरण होता है, लास्ट स्टेप होता है सिंटैक्स का, या टीचर को सिखाने का ये अंतिम चरण होता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसकी उपयोग, अनुप्रयोग करना। ठीक है, अगर हमने जैसे गिनतियां सिखा दी तो वो 1 2 3 4 तो सीख लिया, लेकिन वो 1 + 1 = 2 और 2 + 3 = 5 भी अगर करना सीख, एक परिस्थिति में सिखाए गए ज्ञान का उपयोग को दूसरी परिस्थितियों में करने लगे। हमने सिखाया था कि ये 2 टॉफी है, लेकिन ये वो दुकान पे गया तो 2 बिस्किट भी गिन लिया। ठीक है, वो समझ लिया कि नहीं हमको तो ये चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों को जो कुछ भी सिखाया है उसका अनुप्रयोग करा। आपने मैथमेटिक्स की किताबों पर देखो छोटे बच्चों के, तो शुरू में अगर जोड़ की बात करें तो शुरू में उनकी किताबों में क्वेश्चन होता है 2 + 3 कर लो, 1 + 5 कर लो, 6 + 3 कर लो। जब उनको जोड़ना आ जाता है तो उसके नीचे क्वेश्चन आ जाता है कि आप बाजार में गए, 2 रुपए की टॉफी, दो आपने टॉफी खरीदी, 3 आपने पेंसिल खरीदी। ठीक है, अब आपके पास कुल कितना सामान हो गया? या ऐसे क्वेश्चन हो जाए कि आपके पास 2 टॉफी था, आपके भैया ने आपको 2 टॉफी और दे दिया, आपके पास अब कुल कितना टॉफी हो? जब इस तरह के क्वेश्चंस को हम हल करना सीख लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि सिखाई गई चीजों का हम अनुप्रयोग, उसका इस्तेमाल करना हम सीख लिए हैं। तो टीचर को 1 to 5 स्टेज जाना पड़ता है पढ़ाने से। ठीक है, तो पहला वो क्या काम करता है? पहले वो प्रिपरेशन करता है, पहले वो तैयारी करता है, प्रिपरेशन के बाद क्या करता है? वो प्रेजेंटेशन करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। उसके बाद क्या करता है? वो जर्नलाइज। उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो कंपैरिजन एंड एसोसिएशन करता है, वो तुलना और संबंध स्थापित कराने का प्रयास करता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? वो जब वो कंप्लीशन हो जाता है तो उसको जनरलाइजेशन कराने का प्रयास करता है और फिर उसका वो एप्लीकेशन करा देता है। ये 5 स्टेप हम क्लास में पढ़ते चलते हैं जिससे बच्चों की समझ वहाँ पे पूरी पूरी चीजों की हो जाए। ठीक है, ये हार्वर्ड की के 5 स्टेप्स हैं जिनको हमें क्लासरूम में एज ए टीचर जब हम जाते हैं हमें जनरली इसको फॉलो करना होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, टीचर ने पहले क्या किया? फार्मूला बताया, फिर फार्मूला से रिलेटेड एक सवाल बताया, तो प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद क्या किया? उसने वैसे ही कठिन सवाल एक तो हमसे लगवा लिए या हमसे पूछ पूछ के लगा लिया, तो वो
कंपैरिजन एंड एसोसिएशन हो गया। फिर हमने खुद से उससे उससे थोड़े से कठिन सवाल अपने से लगा लिए, तो जनरलाइजेशन हो गया। अब उन सारे सिस्टम का अगर अपने जीवन में उसका उपयोग करना सीख लिए तो एप्लीकेशन हो गई। इस तरह से हम मोटे मोटे शब्दों में इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा पिलर इसका होता है बेटा, दो पिलर हम दोनों ने डिस्कस कर लिया, फोकस पॉइंट और सेंटेंस। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं। देखो ये जो लेवल है, जो इसका तीसरा पार्ट होता है बेटा, वो होता है सोशल सिस्टम का। तो सोशल सिस्टम में क्या होता है? सोशल सिस्टम मतलब होता है सामाजिक प्रणाली, यानी क्लासरूम का एनवायरनमेंट या क्लासरूम का क्लाइमेट हमें कैसा रखना चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें 3-4 काम करने पड़ते हैं। पहला काम क्या करना पड़ता है? प्रेजेंटिंग द कंटेंट। हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है जो भी वो पढ़ा रहा है उन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण अच्छे ढंग से करें। ठीक है, यानी छोटे बच्चों की क्लासेस में चीजों को हमें अक्सर लिख के बताना पड़ेगा और मौखिक रूप से या शॉर्टकट कोई तरीका अपना नहीं सकते। हमें हर चीजों को ब्लैक बोर्ड पे बहुत ही क्लियर ढंग से हमें बच्चों को लिखना चाहिए। यानी जो हमारा विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, उस कंटेंट का डिलीवरी बहुत ही फ्रूटफुल वे में हमें करना चाहिए। बहुत ही अच्छे से इलोबरेट करके बच्चों को बताने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? कंट्रोलिंग द प्यूपिल एक्टिविटी, यानी मेमोरी लेवल टीचिंग का जो बच्चा होता है बेटा, वो बहुत ही शरारती टाइप का, तो टीचर का पूरा पूरा कंट्रोल उस पर होना चाहिए। मैंने बताया भी था जब ऑटोमेटिक सिस्टम में बता रहा, मैंने बताया भी था कि टीचर इज मोर एक्टिव इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग। तो वही चीज यहाँ पर भी हो जाएगा। मेमोरी टेबल टीचिंग में टीचर ज्यादा एक्टिव होता है, विद्यार्थी कम एक्टिव। टीचर को विद्यार्थी पे पूरा पूरा नियंत्रण रखना पड़ता है। ठीक है, और उनको बीच बीच में मोटिवेट करना पड़ता है, उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है, उनको पुरस्कार का लालच, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो एक टॉफी खिला देंगे, या वाह वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, तुम क्लास में बहुत तेज हो। यानी कहने का मतलब क्या है? हमें बच्चों को मोटिवेट भी करना पड़ता है, अभिप्रेरित भी करना पड़ता है। तो ये बेटा से सोशल सिस्टम के 2-3 फैक्ट्स हो गए जो हमने आपसे डिस्कस किया। अब जैसा लास्ट सिस्टम होता है उसे कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। जो सपोर्ट सिस्टम है वो मूल्यांकन का पार्ट। ठीक है, तो मूल्यांकन हम किसका करें? जो हमने उद्देश्य बनाए थे मूल्यांकन उसका करेंगे। यानी जो फोकस पॉइंट्स में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम बच्चों को तथ्यों की जानकारी दे पाएंगे, बच्चे रिकॉल कर पाएंगे, बच्चे चीजों को दिमाग में रख पाएंगे, उसको बाद में भी उनको याद रह जाएगा। ये सारे हमने जो फैक्ट्स बनाए थे, जो हमने सारे ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, वो कितने फुलफिल हुए हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या है? क्रैमिंग स्ट्रेस्ड, यानी उनमें ज्ञान ठूसने पे हमें बल देना पड़ेगा। हमको ये चेक करना पड़ेगा
हमने जितना सिखाया बच्चों को उसमें कितना आया या कितना नहीं आया, हमें इस बात को देखना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चे के मेमोरी को हमें चेक करना पड़ेगा कि बच्चा कितना मेमोराइज किया हुआ है। ठीक है, इस मेमोरी इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनका लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाएं लेंगे। लिखित परीक्षा से क्या होगा, ये हमें जानकारी मिल जाएगी रिटन एग्जाम से कि बच्चों ने क्या क्या मेमोराइज किया। तो और उद्देश्य हमारा क्या था, रिकॉलिंग का उद्देश्य था, प्रत्यास्मरण कराने का उद्देश्य था, यानी उनको फिर से याद आ जाए, इसका उद्देश्य था। तो हम क्या करेंगे, हम ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, हम उनसे टेबल पूछ सकते हैं, हम उनसे अल्फाबेट्स पूछ सकते हैं, हम उनसे कहानियां सुन सकते हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी पूरा पूरा सपोर्ट सिस्टम में हम फोकस किन बातों पे करते हैं, हमें देखने का प्रयास करते हैं बच्चों को जो हमने सिखाया वो उनको याद हुआ या नहीं, वो उनको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और इसका लेवल क्या है, वो कितने परसेंटेज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर क्लास के मैक्सिमम बच्चों ने मैक्सिमम अगर लर्निंग कर ली है तो उनको दिमाग में ढेर सारी बातें होंगी और उन बातों को आसानी से अगर वो याद भी कर ले रहे, इसका मतलब हमने जो सिंटैक्स, हमने जो ऑब्जेक्ट, हमने जो फोकस सिस्टम, हमने जो सोशल सिस्टम में हमने जो स्ट्रेटजी लेके चली थी, हमने जो काम किया था, वो सारा काम सफल है, यानी सही ढंग से हम पढ़ा पा रहे हैं। और अगर सही ढंग से हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन सब में फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट सिस्टम दो काम करता है। एक तो चेक करने का काम करता है कि टीचर ने जो पढ़ाया वो कितना आया। ठीक है, और अगर पढ़ाने का से अगर बच्चों का नॉलेज नहीं बढ़ रहा है, उनकी लर्निंग का लेवल नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी बताने का प्रयास करता है कि गड़बड़ी कहाँ है, हमने किस स्टेप में गड़बड़ी की है, और फिर टीचर क्या करते हैं, उन गड़बड़ियों को ठीक करके अपने अधिगम का स्तर बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये तो हुआ बेटा मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल टीचिंग में हमने क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया कि मेमोरी लेवल टीचिंग ऐसी टीचिंग है जहां बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चीजों या तथ्यों को याद करने का प्रयास करते हैं। हमने एक चीज बताया, फिर हमने बताया कि गेने का जो अधिगम सिद्धांत है, उस अधिगम सिद्धांत का 3 सिद्धांत, 3 प्रिंसिपल्स यहाँ पे हम ये जो है फॉलो करता है। पहला प्रिंसिपल मैंने बताया सिग्नल लर्निंग का, दूसरा क्या बताया, चेन लर्निंग का, और तीसरा बताया स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग का। ये तीन जो ये सिस्टम है, इसको ये फॉलो करता है। फिर मैंने यहाँ बताया जो मेमोरी लेवल टीचिंग है उसको किसने दिया था, तो मैंने बताया कि उसको हार्वर्ड ने दिया था, और हार्वर्ड का जो 5 स्टेप ऑफ टीचिंग है वही यहाँ पे मेजर वर्क है। फिर हमने बताया कि जब मेमोरी लेवल टीचिंग की जब बात करेंगे तो हम उसमें फोकस की बात करेंगे, इसमें सिंटैक्स की बात करेंगे, सोशल सिस्टम की बात करेंगे, और सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे। तो फिर हमने फोकस सिस्टम में क्या बताया, फोकस सिस्टम में मैंने बताने का प्रयास किया, इसमें हमें फोकस कहाँ करना है, हमें रोट लर्निंग पर फोकस करना है, हमें उनको मेमोराइज करने पे फोकस करना है, वो बच्चे की रिकॉलिंग पे हमें फोकस करना है। ठीक है, फिर सिंटैक्स की बात आई, तो सिंटैक्स में हमने हार्वर्ड के 5 स्टेप्स देखे, हमने हार्वर्ड की पंचपदी देखी, हमने देखा कि एज ए टीचर हमें क्लास में कैसे पढ़ाना है, तो उसमें क्या क्या पार्ट आया। पहला आया प्रिपरेशन, यानी हमें तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है। फिर आया प्रेजेंटेशन, हमें प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, हमें कैसे पढ़ाना है बच्चों को। फिर आया कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना एवं संबंध। ठीक है, पढ़ाई हुई चीजों को आपस में कैसे हम कोरिलेट करने का प्रयास करें, ये बात बताई गई। फिर बताया गया जनरलाइजेशन, सीखी हुई चीजों को की समझ दिमाग में कैसे बैठाएं, कैसे उसको जनरलाइज करें, कैसे उसका हम सामान्यकरण करें। फिर जो 5वां पॉइंट इसका था वो था एप्लीकेशन, यानी सीखी हुई चीजों को का दूसरी परिस्थितियों में अनुप्रयोग कर। ठीक है, फिर बात आती है सोशल सिस्टम की। तो मैंने पहले ही बताया था ये सिस्टम कैसा है, ये टीचर ओरिएंटेड सिस्टम है। यहाँ टीचर मास्टर होगा, स्टूडेंट उसका एक तरह से सर्वेंट होगा या उसके अधीन होगा। टीचर जैसा चाहेगा विद्यार्थी को वैसा ही करना पड़ेगा।
ठीक है। तो टीचर यहाँ क्या क्या काम करेगा, टीचर अपने कंटेंट की डिलीवरी बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे ढंग से करेगा। बच्चों पे भी वो नियंत्रण रखेगा, बच्चों को नहीं छोड़ेगा, बच्चों को 100% कंप्लीट अपने कंट्रोल में रखेगा। और तीसरा, बच्चों को पढ़ने के लिए वो मोटिवेट भी करेगा। तो जिसका जो फोर्थ पार्ट था वो था सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम मैंने क्या बताया, हमने जो कुछ भी बताया उससे बच्चों की लर्निंग कितनी हुई इसको चेक करना, इसको वेरीफाई करना ही सपोर्ट सिस्टम का काम। यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ चेक करेंगे कि क्रीमिंग हुई कि नहीं। ठीक है, बच्चे कितना मेमोराइज कर पाए, उसका लेवल क्या था, और इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरल और रिटेन दोनों इवैल्यूएशन के सिस्टम का यूज करेंगे। और इसके रिजल्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने फोकस में, अपने सिंटैक्स में, अपने सोशल सिस्टम में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मेमोरी लेवल टीचिंग का हिसाब। ठीक है, इसमें जो भी चीजें समझ में ना आई हो अब हमसे डिस्कस कर सकते हैं।